हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक का टॉपिक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का पार्ट फर्स्ट। ये वीडियो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। New public management. The new public management emerged from the policies of Margaret Thatcher's and Ronald Reagan's policy, adopted in late 20th century. It's emerged as a new hope against the ineffective and inefficient system of government work. जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो इमर्ज करी है रोनाल्डो रीगन और मार्गरेट थैचर ने 20th सेंचुरी में। ये इसका जो इमर्ज हुआ वो एक तरीके से होप थी ये जो उसके अगेंस्ट इनफेक्टिव जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, गवर्नमेंट का जो वर्क था वो बहुत ही इनएफिशिएंट था, तो उसके अगेंस्ट थी। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट फोकसेस टू अचीव 3 ES। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसके मेनली 3 टॉपिक थे जो अचीव करने से गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करे। एफिशिएंसी, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विस। बेसिकली इसमें इफेक्टिव डिलीवरी सर्विस है जिसमें कि पूरे इफेक्टिवफुल तरीके से काम हो। इकोनॉमी, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें उन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना, उनका प्रॉपर यूटिलाइज करना है एक इकोनॉमी में। इफेक्टिवनेस, टारगेटिंग द रिसोर्सेज ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड टू एंश्योर स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लीडिंग टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इफेक्टिवनेस, हमें जिस भी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं उसका टारगेट हमें फिक्स करना होगा और उसकी प्रॉब्लम को एंश्योर करते हुए उस ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन निकालना होगा। The new public management has 3 theoretical bases: new right philosophy, public choice approach, new Taylorism। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है इसके जो थियोरेटिकल बेसिस है वो ये 3 है: न्यू राइट फिलोसफी, पब्लिक चॉइस अप्रोच, न्यू टेलरिज्म। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब। न्यू राइट फिलोसफी। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 1950s द न्यू राइट फिलोसफी attacked the whole system of welfare system. It negated the notion that government should always assume the role of direct provider of goods and services and focus on allowing the non-governmental agencies to enter into the good and service provider. It advocates the propagation of free market as opposed to state controlled market. न्यू राइट फिलोसफी जो थी वो 1915 में स्टार्ट की गई थी। इसने जो था न्यू राइट फिलोसफी ने जो वेलफेयर सिस्टम था गवर्नमेंट का उसको पूरी तरीके से अटैक किया और गवर्नमेंट ने ये धारणा बनाई कि जो गवर्नमेंट जो अज्यूम करती थी कि रोल ऑफ डायरेक्ट प्रोवाइडर ऑफ गुड एंड सर्विसेज, अब वो उनको नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को मार्केट में एंटर करवा के उनको भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर को अलाउ करेंगी। इट एडवोकेट द प्रोपोगेशन ऑफ फ्री मार्केट एज अपोज टू स्टेट कंट्रोल मार्केट। अब गवर्नमेंट ने स्टेट कंट्रोल जो मार्केट था उससे हटकर फ्री मार्केट को जोर दिया। It believed that the new theory of privatization will offer a better alternative to inefficient and insufficient working style of government। जो प्राइवेटाइजेशन की थ्योरी है वो गवर्नमेंट के स्टाइल में जो वर्क का स्टाइल है उसको बेटर कर देगी प्राइवेटाइजेशन, इनका ये मानना था। इट बिलीव दैट फ्री मार्केट इकोनॉमी प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज डीरेगुलेशन एंड फोकस ऑन द मार्केट इकोनॉमी। उनका ये मानना था कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन डीरेगुलेशन को इंक्रीज करेगी और मार्केट की इकोनॉमी पर फोकस करेगी इंस्टेड ऑफ वेलफेयर सिस्टम। आर द वे टू डील विद चेंजिंग इफेक्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन इन द न्यू एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Public choice approach. In the public choice approach emphasizes was on the anti-bureaucratic approach and diverse democratic decision making center। जो पब्लिक चॉइस अप्रोच है उस पर एंटी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच पर जोर दिया गया है और डाइवर्स डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग सेंटर पर। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक टू प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन।
ये इन्होंने उस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या लूप होल्स है, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये देखा है। डिसेंट्रलाइजेशन वॉज एट द स्कूल, तो उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन था गवर्नमेंट का उसको डिसेंट्रलाइजेशन किया है, सभी जो एजेंसीज हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया है, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो। It also advocate for the popular participation in administration. The public choice approach neglects the theory of single-centered administrative power and the separation of politics from administration. Public choice approach है वो इस बात को नेगलेक्ट करती है कि सिंगल जो गवर्नमेंट होगी, यानी कि एक सेंटर जो होगा वो ही सारे पावर का वो केंद्र हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि वो इस बात पर जोर देता है कि सेपरेशन, पावर का जो सेपरेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। It did not believe in the theory of hierarchical administration and the rational and neutral bureaucracy. ये थ्योरी जो है पब्लिक चॉइस अप्रोच वो हिरार्कियल एडमिनिस्ट्रेशन, रैशनल एंड न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को नहीं मानते। New Taylorism. In 1970, the capitalist countries faced economic crisis. For example, the oil shock of 1973. जो 1970s का टाइम था, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, वो इकोनॉमिक्स क्राइसिस था उन पर, जैसे कि ये बेसिकली मिडल ईस्ट जो कंट्रीज थी उनके पास आया था वो, क्योंकि उनको कैपिटलिस्ट कंट्रीज माना जाता है। उधर ऑयल शॉक क्राइसिस था 1973 में। There came the theory of new liberalism, and the new liberalism advocate that market should be unregulated and policies are based on the DLT formula. फिर जब इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुए तो न्यू लिबरलिज्म की थ्योरी एडवोकेट हुई मार्केट में, जिससे कि अनरेगुलेट जो ये फॉर्मूला आया DLT। डी स्टैंड फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी, L stand for liberalization of trade and industry, B stand for privatization of state-owned enterprise. The New Taylorism advocate a number of principles for transforming the traditional model of public administration. Although it basically focus on the adoption of private sector management practice in the area of public administration. अभी हमारा दूसरा टॉपिक आ गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस बेसिकली गवर्नेंस इज कंसर्न विद पावर, स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, प्लान एंड प्रोजेक्ट दैट एम इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नेंस जो है, कोई भी एक गवर्नेंस हो वो इन बातों पर कंसर्न रहेगी, पावर क्या है उसकी, स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज क्या है, प्लान प्रोजेक्ट क्या होंगे, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो किसी भी पर्सन की। द वर्ड गुड इन गुड गवर्नेंस इज ड्यू टू फैक्ट दैट गवर्नेंस बिकम गुड when the decision and action of the government are based on people's constant legitimacy and liability. जो गुड गवर्नेंस है वो गुड तब होगी जब उसके डिसीजन और एक्शन जो होंगे गवर्नमेंट के वो पीपल के वेलफेयर पर बेस्ड होंगे, मतलब पीपल के जो नॉर्मल पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। गुड गवर्नेंस इम्पाइल्स एनलाइटेंड सिटीजनशिप एंड अकाउंटेबल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। कोई भी गुड गवर्नेंस जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होगी, बेसिकली डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किसी को भी रूल करने के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, किसी भी स्टेट को रूल करने के लिए। इट आंसर द क्वेश्चन of how to bring improvement and development in the society. Development is both people oriented as well as people centered. It focuses on the need and demand of citizens, community and society. Good governance means governing by the rule of law with equality and equal protection under the law. गुड गवर्नेंस का मतलब है जो गवर्नर है, जो गवर्निंग एजेंसीज है वो रूल कर रही है सबको लॉ के साथ, इक्वालिटी के साथ सबको प्रोटेक्शन दे रही है उस लॉ के तहत। टू एंश्योर पीपल्स वेलफेयर, गुड गवर्नेंस एडवोकेट दैट देयर मस्ट बी appropriately guided public servant or bureaucracy.
गवर्नेंस में, गुड गवर्नेंस में पब्लिक सर्वेंट हो और ब्यूरोक्रेसी हो जो कि अप्रोप्रिएटली बिहेव करे किसी भी सिटीजन के साथ. Thus, good governance means happiness and welfare of all through limited government, rule of law, properly directed bureaucracy, disciplined rulers, fixed salary, maintenance of law and order, curbing corruption and uniformity in administration. गुड, अगर किसी भी स्टेट में गुड गवर्नेंस रूल करेगी तो उसके जो सिटीजन होंगे वो हैप्पी होंगे, वेलफेयर होगा उनके बीच, और रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, और प्रॉपरली डायरेक्टेड ब्यूरोक्रेसी हो, डिसिप्लिन हो, और जो सर्वेंट होंगे उनकी फिक्स्ड सैलरी हो, और सब मेंटेन करें लॉ एंड ऑर्डर को, और जो गवर्नमेंट हो उसमें जो एम्प्लॉय हो, मतलब जो मिनिस्टर्स हो, वो करप्शन ना करें. It is associated with the well-organized administration and democratic framework, and administration that is concerned to be citizen friendly, considerate and approachable. जो गुड गवर्नेंस है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर काम करती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए, और हर पर्सन के लिए अप्रोचेबल हो एडमिनिस्ट्रेशन. Government must be well organized, effective, economical and ethical. The governing process must be just, rational and definite. Good governance has a constitutional base. Good governance is not something that government can achieve. Instead, it depends on cooperation and involvement of citizen and organization. Indeed, the governance relate to political and institutional process and outcome that are prerequisite for achieving the goal of development. Thus, good governance is applicable to all sections of society such as government, legislature, judiciaries, the media, the private sector, the corporation sector, the cooperative, the society registered under the Society Registration Act and NGOs. गवर्नमेंट को बेसिकली डेवलपमेंट करना चाहिए किसी भी स्टेट का जिस पर भी वो रूल कर रही है, वहाँ के वेलफेयर पर ध्यान देना चाहिए. वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, उनको फ्री, मतलब वो गवर्नमेंट में किसी भी तरह से बाउंड ना हो, वो फ्री एंड फेयर न्यूज़ और उनको प्रोवाइड करे सिटीजन को. गुड गवर्नेंस का मतलब इसमें ये है. इमर्जेंस ऑफ गुड गवर्नेंस. हमें गुड गवर्नेंस की क्यों ज़रूरत है, बेसिकली इसमें हम वो पढ़ेंगे. द होल कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वर्जन टू कंपेयर इन इफेक्टिव इकोनॉमिक्स. At its core, good governance focus on responsibility of government and governing bodies to meet the need of citizen. जो ये कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस का, ये कंपेयर करता है इन इफेक्टिव इकोनॉमिक्स को, कि गुड गवर्नेंस को फोकस करना चाहिए किस बातों पर और किन पर नहीं. गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और गवर्निंग बॉडीज़ की जो गवर्निंग बॉडीज़ टू मीट द नीड्स ऑफ सिटीजन. गवर्नमेंट बॉडीज़ को सिटीजन की नीड किस तरह पूरी करनी है. द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस थ्योरेटिकली इमर्ज्ड अराउंड 1990s. It tried to go beyond the traditional idea of public administration by expanding its reach above the formal government. In the 1990s, the idea gained popularity, especially when the World Bank advocated the idea of good governance in report titled Governance and Development. It defined good governance as manner in which administration and power is exercised in handling management of country's resources, which include both economic as well as social resources for development of the country. इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट, जो गुड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो जो पॉपुलर हुआ वो वर्ल्ड बैंक ने जब अपना आइडिया एडवोकेट किया टाइटल में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसमें डिफाइन किया गया कि गुड गवर्नेंस के क्या क्या मैनर है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या क्या पावर है, और क्या क्या हैंडलिंग मैनेजमेंट कंट्री रिसोर्सेज है, और उनकी इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज की डेवलपमेंट क्या है. Good governance, according to the report, is concerned with
with proper technique of management and administration. Report identified 4 areas where good governance should be focused upon: public sector management, accountability, legal framework for development, information and transparency. इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुड गवर्नेंस को कंसर्न होना चाहिए सब मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन की, और उनको प्रॉपर टेक्निक आनी चाहिए मैनेजमेंट में जो भी सर्वेंट्स हैं। और इस पर उन्होंने 4 एरियाज़ को फ्रेम किया, 4 एरियाज़ पर फोकस किया है। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट की, पब्लिक के जो सेक्टर है उनमें मैनेजमेंट किस तरह से की जाए, अकाउंटेबिलिटी, लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। Characteristics of good governance. The idea of good governance majorly consists 7 features. Accountability. First, one of the main traits of good governance is accountability, responsibility along with transparency in accordance to rule of land. It should be for government, citizen as well as private sector and NGOs. बेसिकली जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विथ ट्रांसपेरेंसी, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें प्रॉपर उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारे जो अकाउंट है गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट सेक्टर्स को भी, एनजीओज को भी अकाउंटेबिलिटी विद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन, इट वाज जस्ट पार्टिसिपेशन फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग मैन, वीमेन, माइनॉरिटीज, डेप्रिव्ड। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। बेसिकली इसमें यह है कि जो भी गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस गवर्नेंस में सभी सेक्शंस के सभी सेक्शन को इंक्लूड होना चाहिए सोसाइटी के, जैसे कि मैन हो, वीमेन हो, माइनॉरिटीज़ हो या फिर कोई विकलांग भी क्यों ना हो, सबको पार्टिसिपेशन लेना चाहिए गवर्नेंस में। ट्रांसपेरेंसी मीन्स दैट information should be in such a way that is easily accessible to the citizen of country. गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे कि सिटीजन्स को भी पता हो कि गवर्नमेंट क्या क्या वर्क कर रही है, और गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देनी चाहिए सिटीजन्स को, किसी भी तरीके के फॉर्मेट में बेसिकली प्रोवाइड होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। Rule of law. It argues that good governance is when rule of law is followed. इसमें कहा गया है कि गुड गवर्नेंस में रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। राइट ऑफ सिटीजन और पेरेंट एंड द लीगल, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इम्पार्शियल एंड बायस्ड टूवर्ड द सिटीजन। जो जुडिशरी होगी, जुडिशरी की जो बेंच होगी वो बेसिकली फेयर डिसीजन लेनी चाहिए किसी भी उसमें केस में। रिस्पॉन्सिवनेस, इट सेज दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड एंश्योर टू आंसर in a time bound or a reasonable time to frame to the citizen of a country. इसमें कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को हाई अपने से जो हाई एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसमें कि एक टाइम बाउंड में अपनी सारी जो उन्होंने वर्क किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। Equality and inclusiveness, it advocate for equality and equity in the society. No one should be left behind, left out or should be left marginalized. Consistent opportunity should be provided irrespective of the fact that all citizens may belong to different culture, is my religion, caste and any creed. This should be done in a way that is not discriminatory. सबको इक्वालिटी, सोसाइटी में सब इंसान जो है वो इक्वल है गवर्नमेंट के लिए, किसी को भी गवर्नमेंट को पीछे नहीं छोड़ना। बेसिकली माइनॉरिटीज़, एक्स्ट्रा जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। कोई भी कम्युनिटी अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करे गवर्नेंस की किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉर्चुनिटी में। Effectiveness and efficiency, it means that governance should be
in such a way that it's effective and efficient, keeping in mind the sustainable use of natural resources. इसमें कहा गया है बेसिकली कि गवर्नेंस को जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, और जिससे कि वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए भी सस्टेनेबल हो रिसोर्सेज। ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड भी जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट।